अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ, देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? जो राम जी की भावना थी, उस भावना से हम अपना जीवन जिएंगे। आपको जनता सुनती खूब है, ताली भी बजाती है, नाम आपका कन्हैया है, लेकिन वोट वाला कान्हा आप नहीं बन पा रहे। क्या है ना कि हम हैं थोड़ा शरीफ। नीतीश ही अगले सीएम होंगे, इस पर जवाब क्या है? अपना कान जरूर चेक कराइएगा डॉक्टर से। क्या हो गया? प्रियंका जी, ईट से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी योजना बता दें जो महिलाओं के लिए चला था लालू जी के राज में। बताता हूँ। नया बिहार बना है कि नहीं बना? आप बहुत प्रतिष्ठित हैं और आप नामी गामी हैं। आप गोदी इंडिया के नाम से क्यों जाने जाते हैं? अंबेडकर को चुनाव किसने हराया था? आरएसएस। नहीं, सही बोलिए। अंबेडकर जो कि प्रेरणा है आप लोगों की, उनको चुनाव किसने हराया था? अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा। चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग की चोरी का खुलासा हो गया है। बाप रे बाप, इतनी बड़ी धांधली हुई कि वोटर लिस्ट में अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। शाहरुख खान अब एक बिलियनियर बन चुके हैं। सही सुना आपने। एनडीए गठबंधन के नेता जीताराम मांझी परिवारवाद की नई इबारत लिख रहे हैं। बहू दामाद से लेकर समधन चाचा भतीजा सबको बिहार विधानसभा में टिकट बांटा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के अनुसार परिवारवाद बॉलीवुड में है, या फिर कांग्रेस में, आरजेडी में, या फिर समाजवादी पार्टी में। जो भाजपा ने दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, अगर उसके परिवारवाद पर बात करें तो राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, लेकिन बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज सांसद है, लेकिन बीजेपी में परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा दिल्ली के डिप्टी सीएम है। कल्याण सिंह के बेटे और पोते उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, जय सिन्हा, चिराग पासवान से लेकर एनडीए के नेताओं की लंबी फहरिस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार परिवारवाद बिल्कुल भी नहीं है बीजेपी में। लेकिन उसी परिवारवाद का नजारा बिहार के चुनाव में दिख रहा है। ससुर, बहू, मामा, भांजा, समधन सबको टिकट मिला। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी किसान अवाम मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी को एनडीए से 6 सीटें मिली हैं। हम पार्टी की पहली सूची में सबसे चर्चित नाम जीतनराम मांझी की बहू दीपा कुमारी जी का है। उन्हें इमामगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी महिला उम्मीदवार बाराचट्टी से ज्योति देवी है, जो मांझी जी की समधन है। इसके अलावा जमुई जिले के सिकंदरा से खड़े प्रत्याशी प्रफुल्ल कुमार मांझी जीतनराम मांझी जी के दामाद हैं। टिकारी से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार और अतरी से रोमित कुमार को टिकट मिला है, और दोनों ही रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं। और जब चुनावी रैली की बात आएगी तो बीजेपी के तमाम नेता ये कहेंगे कि हम तो भैया परिवारवाद से बड़े दूर हैं। अब इस परिवारवाद में आप क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमें बिल्कुल मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों, अब इनका बयान सुनिए। ये है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा सांसद अशोक यादव। मुसलमानों को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिसने बिहार की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए। यादव मधुबनी क्षेत्र की केवटी विधानसभा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये बयान कह दिया कि मुसलमान भाइयों, अगर आपको नफरत है मोदी से तो कह दो तौबा तौबा, मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, तो वोट का क्या होगा? नहीं चलूंगा। क्या मुसलमानों का वोट लेंगे? मोदी जी के पुल पर होकर नहीं चलूंगा, नदी तैर कर जाऊंगा। जिसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सांसद सीधे तौर पर एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन और लोकतंत्र के लिए खतरा है। आरजेडी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। विपक्ष का तर्क है कि सरकार की योजनाएं देश के हर नागरिक के लिए है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, और किसी भी नागरिक को इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए किसी खास पार्टी के प्रति वफादारी साबित करने की जरूरत नहीं है। खैर, तो वोट दे रहे हैं आपको, जनता की तभी तो योजनाओं का हक अब धर्म देखकर तय होगा। क्या नेताओं के ऐसे बयान चुनाव के माहौल को और जहरीला नहीं बना रहे? कमेंट्स में बताइए इस पर अपनी राय। और मोदी के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एफआईआर दर्ज होने की मांग ने अब तूल पकड़ ली है। जांच करने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के इछावर और सीहोर जिले के ख्यूनी अभयारण्य में 23 जून को 50 से अधिक आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े गए थे। इस अतिक्रमण पर कार्रवाई को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मामला अभी भी विवादों में है। इसी मामले में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत दर्ज हुई है। शिकायत में आरोप है कि शिवराज ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासियों को वन भूमि पर अतिक्रमण कराने के लिए उकसाया था, जिसके बाद अब पीसीसीएफ कार्यालय ने 18 जुलाई को सीसीएफ कार्यालय को पत्र भेजा, जिसमें जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। अब तो भैया चिराग पासवान की नजर मोदी की कुर्सी पर है। अभी तक नीतीश की कुर्सी पर थी, लेकिन अब जो बयान सामने आया उससे क्लियर मैसेज है कि मोदी की लंका उनके हनुमान ही लगाएंगे। दरअसल एक इंटरव्यू में जब चिराग से बिहार के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर सवाल
सवाल पूछा गया तो जवाब में चिराग ने कहा कि हर पार्टी चाहती है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने। मैं खुद चाहता था कि मेरे पिता मुख्यमंत्री बने या फिर प्रधानमंत्री बने। अब दोस्तों साफ है कि चिराग हमेशा कहते हैं कि वो अपने पिता का सपना पूरा करेंगे, इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और लगातार देखा जा रहा है कि चिराग के तेवर पहले से बदल चुके हैं। सीट शेयरिंग के पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर उनकी डिमांड नहीं मानी गई तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी अब चिराग कटने लगे हैं। अब पहले जितना उनका प्रेम भाजपा से नहीं है। इस बयान के माने निकाले जा रहे हैं कि चिराग की नजर अब मोदी की कुर्सी पर है। दोस्तों अब आखिर नीतीश कुमार अपना लवकुश समीकरण कैसे बचा पाएंगे? तेजस्वी यादव ने यादव के कुशवाहा के चावल से खीर पकाने का दांव चल दिया है। ऐसा समीकरण साधा है कि एनडीए का फंसना तय माना जा रहा है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल की 143 उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर पहली नजर में क्लियर मैसेज है कि नीतीश कुमार के लवकुश वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश की गई है। पहला नाम तेजस्वी यादव का है, वही दूसरा नाम ही बिहारीगंज सीट से प्रत्याशी रेणु कुशवाहा का है। इसके बाद लिस्ट में नीचे नजर दौड़ाने पर एक लाइन से कुशवाहा टाइटल के कई उम्मीदवारों के नाम दिखते हैं। यानी तेजस्वी यादव ने मैसेज देने की कोशिश की है कि बिहार चुनाव में कुशवाहा वोटर उनकी प्रायोरिटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आरजेडी ने 7 कुशवाहा उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 2 ने चुनाव जीता और जबकि 5 ने 2019 के आम चुनाव की तुलना में एनडीए उम्मीदवारों की जीत के अंतर को कम कर दिया। इसलिए माना जा रहा है कि ये दांव एनडीए पर भारी पड़ने वाला है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग की चोरी का खुलासा हो गया है। बाप रे बाप, इतनी बड़ी धांधली हुई कि वोटर लिस्ट में 9.6 मिलियन फर्जी मतदाता जोड़े गए, यानी 96 लाख फर्जी वोटर्स जोड़े गए। इतना बड़ा खुलासा और आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने लगाया है। उन्होंने अपना मैसेज ज्ञानेश कुमार को भेज दिया है कि जब तक फर्जी मतदाताओं का मुद्दा साफ नहीं हो जाता तब तक महाराष्ट्र में निकाय चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए, यानी पहले इसकी जांच हो, जांच के बाद ही चुनाव होगा। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने घर घर जाकर वोट गिनने की बात भी कही है। दोस्तों कतार में खड़े ये लोग यहाँ राशन लेने नहीं आए बल्कि अपने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने आए हैं। मोदी सरकार में घर जाने के लिए पहले लोग इस तरह से खड़े होकर परीक्षा दे रहे हैं, फिर ट्रेन में बैठने का नसीब मिल रहा है। नसीब ही बोलेंगे ना, जहां घंटों धूप में खड़े होकर घर जाने के लिए लाइन में लगना पड़े। ये सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। दोस्तों दिवाली और छठ पर हजारों स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही गई थी, लेकिन यही स्पेशल ट्रेन है। सवाल ये कि करोड़ों रुपया शहरों की सजावट और दिखावे पर खर्च करने से ज्यादा जरूरी है मेहनतकश हाथों की थकान, जो किसी आस के साथ अपने घर जाना चाहते हैं। यही वो लोग हैं जो देश का असली इंजन है, जिनके बिना कोई भी विकास संभव नहीं है। इनको क्या चाहिए? सुरक्षित यात्रा, सम्मानजनक व्यवस्था और थोड़ा सा संवेदनशील सोच। क्या ये बहुत बड़ी मांग है? लेकिन वीडियो बता रहे कि आपके लिए मायने नहीं रखता है। फिलहाल दोस्तों आप इस वीडियो क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल कमेंट करें। आज दिवाली के मौके पे खुशियां ही खुशियां हैं, दूसरी तरफ दिवाली की सुबह ही राजधानी दिल्ली की हवाओं में जहर सा खुल गया है। आलम यह है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ा है। उत्सव के इस पर्व पे अब आसमान रोशनी से जगमगा रहा है, तब दिल्ली की आबो हवा खतरनाक स्तर पे पहुंच चुकी है। वही नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि एनपीसीबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह 6 बजे दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। जानकारों का कहना है कि दिवाली के दौरान पटाखों का धुआं मौसम में नमी और धीमी हवा की गति प्रदूषण के स्तर को तेजी से बढ़ा देती है। इसके कारण प्रदूषण कण वातावरण में जमा हो जाते हैं और वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से बिगड़ जाती है। यही दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में पराली जलाने की घटनाएं भी हालात को और खराब कर देती है। अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का धूप चाटते रहोगे? बताओ, देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? बेरोजगारी पे पिक्चर नहीं बनती है, बताइए। अरे मुसलमानों का तलवों को चाटने वालों, बताओ भारत में बेरोजगारी कितनी है? बनाओ ना पिक्चर, उस पर नहीं बनाएंगे। पिक्चर बनाएंगे तो इनके बाप मोदी नाराज हो जाएंगे। और जर्मनी में भी हिटलर भी ऐसा ही करता था, पिक्चर बनाता था, बदनाम करता था यहूदियों को। अच्छा, हमारे पॉलिसी, हमारे लाशों पर उनके सियासी महल को तुम कब तक तामीर करवाते रहोगे? अमेरिकी सदर ट्रंप की चीन को धमकी सामने आई है। 1 नवंबर से टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। समझौता नहीं करने पर 155% टैरिफ लगाया जाएगा, ये ट्रंप ने कहा है। मैं सदर शी जिनपिंग से मिल रहा हूं, कुछ हफ्तों में जनूबी कोरिया में मिल रहा हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि चीन हमारा बहुत एहतराम करता है। वो टैरिफ की शक्ल में हमें भारी मात्रा में पैसा दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 55% टैरिफ दे रहे हैं और ये बहुत ज्यादा है। कई ममालिक ने अमेरिका का फायदा उठाया और अब वे फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। चीन 55% दे रहा है और अगर हम कोई समझौता नहीं करते हैं तो 1 नवंबर से वह 155 दे सकता है। मैं सदर शी जिनपिंग से मिल रहा हूँ, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हम कुछ हफ्तों में जनूबी कोरिया में
मिलने वाले हैं और उनका ये भी कहना था कि मुझे लगता है कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे दोनों ममालिक के लिए अच्छा होगा। तो चीन को धमकाते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दिए हैं और उनका कहना है कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो 155% टैरिफ 1 नवंबर से वो लगा देंगे। फिलहाल चीन 55% टैरिफ दे रहा है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से धमकाते हुए दिखाई दिए ट्रंप चीन को और कहा कि अगर उनकी बात पर रजामंद चीन नहीं हुआ तो ये जो 55% टैरिफ है ये 155 कर दिया जाएगा। 155। देश और दुनिया में मशहूर अजमेर शरीफ दरगाह एक बार फिर सुर्खियों में है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दरगाह से जुड़े कई संगीन मुद्दों पर वजारत अक़लियती उमूर और अजमेर दरगाह कमेटी के नाज़िम मोहम्मद बिलाल खान, असिस्टेंट नाज़िम मोहम्मद आदिल और भारत सेठी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सभी फरीक को 30 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। दरअसल दरगाह के खादिम सैयद महराज चिश्ती ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी और अर्जी में संगीन इल्जाम लगाए। सैयद महराज चिश्ती ने कोर्ट को बताया दरगाह अहाते में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और रखरखाव में भारी लापरवाही बरती गई, जिससे आस्थानी की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिवाली पर बॉलीवुड को बड़ा झटका लगा है। मशहूर अदाकार असरानी का इंतकाल हो गया है। 84 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबी बीमारी के बाद 84 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। असरानी के इंतकाल से बॉलीवुड में गम की लहर है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहां दिवाली पर बॉलीवुड को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। मशहूर अदाकार असरानी का इंतकाल हो गया है। असरानी ने अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जोई की, उनका दिल जो जीता और जिस तरीके से वो एक्टिंग करते थे, बिल्कुल एकदम किरदार के अंदर उतरकर वो एक्टिंग करते थे, लोगों को हंसाते थे, गुदगुदाते थे और अब वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। 84 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बड़े अदाकार थे असरानी और जिस तरह से वो अपनी एक्टिंग में रम जाते थे वो काबिले गौर था, यहाँ काबिले तारीफ था। लेकिन अब असरानी हमारे बीच नहीं रहे हैं। दिवाली के इस त्योहार के मौके पर असरानी ने आखिरी सांस ली है। उनका इंतकाल हो गया है। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे और आज उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। मशहूर अदाकार असरानी के इंतकाल से बॉलीवुड जगत में गम की लहर है। इजराइल ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गाजा में जोरदार बमबारी शुरू कर दी है। हाल ही में हुई इजरायली बमबारी में लगभग 45 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इजराइल ने इस बमबारी को सही बताते हुए कहा कि पहले हमास ने इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसमें 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। इजरायली सेना के मुताबिक यह हमला येलो लाइन के पास हुआ। बता दें कि सीजफायर शर्तों के तहत इजरायली सेना गाजा सिटी से बाहर येलो लाइन के अंदर गई है। वहीं हमास ने इजराइल के इन आरोपों को खारिज कर दिया। दरअसल एक इजरायली सेटलर ने फिलिस्तीनी नागरिक का घर गैर कानूनी तौर पर वो गिरा रहा था। उसी वक्त उस इजरायली सेटलर का बुलडोजर विस्फोटक बम पर चढ़ गया। विस्फोटक पर बुलडोजर चढ़ते ही धमाका हुआ। फिर इजराइल ने इस विस्फोटक को हमास का हमला करार देते हुए गाजा पर फिर से बमबारी शुरू कर दी। लेकिन लोगों का कहना है कि ये किस तरह का सीजफायर है? क्या गाजा के लोगों को कत्ल करने का नया तरीका और बहाना इजराइल ने ढूंढ लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर वक्फ की संपत्ति का ईमानदारी से उपयोग होता तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंचर लगाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। इस बयान से एक पूरे समुदाय को उसकी मेहनतकश पहचान से जोड़कर नीचा दिखाया गया था। जब देश का सर्वोच्च नेता ही ऐसी बातें करता है तो फिर समाज में नफरत और वर्ग भेद का जहर क्यों नहीं फैलेगा? यही सोच अब युवाओं तक पहुंच चुकी है और हाल ही में गोदी मीडिया और अंबानी के चैनल न्यूज 18 पर एक लड़की ने वही भाषा दोहराई। उसने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहा कि साइकिल का पंचर नहीं होता क्योंकि पंचर लगाने वाले समाजवादी पार्टी में ही हैं। लल्लन टॉप ने बिहार में चुनावी यात्रा के दौरान बिहार के युवाओं से बात की थी और ये बात कर रहे थे सौरभ द्विवेदी, जो युवाओं से राहुल गांधी और मोदी को लेकर सवाल कर रहे थे। तब एक युवा कहता है कि अगर देखा जाए तो राहुल गांधी बहुत ही कायदे से कम बोलने वाले इंसान हैं। उन्होंने अपनी आलोचनाओं को सही तरीके से झेला है। जो राजनीति में आलोचनाओं को नहीं झेल सकता वो राजनेता नहीं बन सकता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उनके बारे में बेकार बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ पार्टियों के द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया गया जिसकी वजह से उनकी छवि धूमिल हो गई। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने फिर एक बार साबित कर दिया कि वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि बातों के महारथी भी हैं। इस बार उन्होंने अंजना ओम कश्यप को उनके ही शो में इस तरह रोस्ट किया कि पूरा सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा होने लगी। कन्हैया ने अंजना को बड़ी ही सहज और व्यंग्यात्मक अंदाज में चम्मच और चमचागिरी का ऐसा आईना दिखाया जिसमें आज के मीडिया का असली चेहरा साफ झलक गया। जब अंजना ने हल्के मूड में सवाल पूछा, आप धनतेरस पर क्या खरीदेंगे, तो कन्हैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम चम्मच खरीद लेंगे। इस एक लाइन में उन्होंने वो सब कह दिया जो आज देश का हर जागरूक नागरिक महसूस करता है।
भाजपा के चुनावी जुमलों की हकीकत इस तरीके से देखिए, जो रेल मंत्री उर्फ रील मंत्री ये कहते थे कि जब भी दिवाली आएगी, छठ पूजा आएगी, हम 12,000 ट्रेनें चलाएंगे, स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जो बिहार तक जाएंगी। मगर बताइए, ये तस्वीरें देखिए, इन वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लोग मजबूरी में ठूस ठूस कर जानवरों की तरह अपने घर को जाने को मजबूर है। दूसरी तरफ दिल्ली और पूरे प्रदेश में बाकायदा लोग कह रहे हैं कि हमें दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था, कहाँ है वो मुफ्त सिलेंडर। आप सोचिए कि केवल चुनाव आने पर भाजपा जुमलेबाजी कर रही है, हकीकत में जमीन पर कोई काम नहीं किया जाता। बिहार में जाके 10,000 बांटने का ढोंग हो रहा है, मगर यूपी में, दिल्ली में, राजस्थान में 1500 रुपए देने में भी आफत आ रही है। नीतीश ही अगले सीएम होंगे, इस पर जवाब क्या? अपना कान जरूर चेक कराइएगा डॉक्टर से। जरूर सुनिए। मेरा कान खराब, सतीश का कान खराब, इसका भी कान खराब है क्या? एक सेकंड सुनना पड़ेगा, जेडीयू और बीजेपी को सुनना पड़ेगा भाई। आपने मुंह में एक सेकंड सर, गौरव भाटिया, आप अपने मुंह में उंगली डालिए, जवाब सुनना पड़ेगा। आप अपना घर ठीक करिए, आप पहले अपनी घोषणा, एक सेकंड अपनी घोषणा करिए। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की कैंसिल हुई है, हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई है नहीं हुई? हाँ या ना बोलिए। आप क्यों टेंशन में? मैं टेंशन नहीं ले रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अमीश भाई, आज लग रहा है कांग्रेसियों से और आरजेडी से आपके कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, आपने बोला कि आप परेशान हो रहे हो, आपके घटक दल ने सवाल खड़ा करा। पता करिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, इसके बाद उंगली उठाइएगा हमारे चैनल पे और मेरे पे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आज का कार्यक्रम याद रखिए। क्या बोल रहे हैं? आपको जनता सुनती खूब है, ताली भी बजाती है। अब ये वो वीडियो है, इसका जिक्र पहले हुआ है। वोट वाला कान्हा आप नहीं बन पा रहे। क्या है ना कि हम हैं थोड़ा शरीफ, अब पाला हमारा वोट चोरों से पड़ गया है। साम दाम दंड भेद के इस खेल में थोड़े कच्चे हैं। दो चुनाव हारने के बाद भी देश की सबसे बड़ी एंकर अगर हमको 5 स्टार होटल में बुला करके बात कर रही हैं, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि बस इंटरव्यू हो रहा है, इसी में खुश हो लिए। मतलब हम आपकी प्रशंसा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना भी सौभाग्यशाली मत समझिए। आपने कहा कि लोग ताली बजा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं लोग ताली नहीं बजा रहे तो आप बुला भी नहीं रहे होते। मामला तो टीआरपी और व्यू का ही है। अगर लोग ताली नहीं बजाएंगे तो आप हमको बुलाइएगा नहीं। रोटी आप पकाए हैं कि नहीं पकाए? हम पकाए हैं, पकाए होंगे आप भी शायद। तो रोटी समय पे नहीं पलटिएगा तो जल जाती है। तो समय समय पे रोटी को पलटना चाहिए। बिहार की जनता जो है पलटू चाचा को इस बार पलट दे, हम यही चाहते हैं। प्रियंका जी, एक से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी योजना बता दें जो महिलाओं के लिए चला था लालू जी के राज में। बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 कर रही थी। अब हम भी नंबर पढ़ते हैं, 21828665। फोन नंबर नहीं है ये क्राइम्स हैं पिछले 20 सालों के, लाखों में। बड़ा मीठा मीठा दोनों बतिया रहे हैं। पता है गिरिराज जी क्या बोले थे जेडीयू को? जमात उद दवा जेडीयू को बोले थे गिरिराज जी। जमात उद दवा क्या है? पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन। इंडस्ट्री की बात की, 20 साल से तेजस्वी बाबू हथवा बांध के रखे थे क्या कि इंडस्ट्री नहीं लेकर के आ रहे थे? बात तो सही है। भट्ट की भूमि है बिहार, जहां से शून्य आया, लेकिन इन्होंने शून्य को बहुत स्पेसिफिकली ले लिया। शून्य एमएनसी, शून्य आईटी पार्क, शून्य यूनिवर्सिटी, शून्य फैक्ट्री, शून्य इंडस्ट्री, शून्य एम्स। आज तक 2 बार आ गए मोदी जी शिलान्यास करने, एम्स का पिलर वो नहीं पड़ा है अभी तक। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नया बिहार बना है कि नहीं बना? आप बहुत प्रतिष्ठित हैं और आप नामी गामी हैं। आप गोदी इंडिया के नाम से क्यों जाने जाते हैं? बाप रे बाप, शराबबंदी की बात घर में होम डिलीवरी हो रहा है सर। आप ये घोटालों की सरकार है। सीएजी का रिपोर्ट है, 70,000 करोड़ कहाँ खर्च हुए? सृजन घोटाला 1900 करोड़ कहाँ खर्च हुआ? ये बिहार में लोग लेटरिन खाने वाले सरकार में बैठे हुए हैं। ये जैसे कि हमारे बहुत सारे 3 लाख 5 लाख लोग ITI करके बैठे हैं, उसको रोजगार नहीं मिला है, जबकि यहाँ रेलवे कारखाना खुला हुआ है। रोजगार माइक नहीं भैया, हम वोट पूरा मधेपुरा में तभी करेंगे जब हमारा ये फैक्ट्री को असेंबलिंग यूनिट नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, मेडिकल कॉलेज दे दिया है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो रहा। और नीतीश सरकार में पुल पुलिया चूहा काट के गिरा देता है। इतने दिन से कहाँ थे? और रोज चुनाव समय आता है तो 10,000 जीविका दीदी को देते हैं। जैसे पुरानी गाड़ी 15 साल आप चला सकते हैं। नीतीश चाचा भी बूढ़े हो गए, उसको गद्दी छोड़ देना चाहिए। अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? ये वीडियो देखना जरूर। नहीं, सही बोलिए। अम्बेडकर जो कि प्रेरणा है आप लोगों की, उनको चुनाव किसने हराया था? उनको पार्टी से बाहर किसने किया? इसका जवाब देना आप दे या मैं दूं? कौन सी पार्टी से बाहर किया था? कांग्रेस से बाहर? कांग्रेस में तो कभी था ही नहीं हो। अरे कांग्रेस एक सेकंड, बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव किसने हराया था? आप तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बताइए किसने हराया था?
गांधी गोली किसने मारी? नहीं नाथुराम गोडसे ने। अरे नाथुराम गोडसे पोल खोल ले ये तो। कौन था वो? नाथुराम गोडसे किस पार्टी से आता है वो? बीजेपी से तो नहीं आता है। कौन सी आइडियोलॉजी है उसकी? देखिए अब मेरे कौन सी पार्टी उसकी पूजा करता है? Confused। आप एक काम करिए, प्रदीप भंडारी से नाथुराम गोडसे का मुर्दाबाद का नारा यहाँ लगवा दीजिए। ओए ओए भाई प्रदीप भंडारी नारा लगाइए भाई। लगाइए ना भाई। ये फंस गया। बोलने में क्या अर्थ है? बोलेंगे थोड़ी ना। खंडन करते हैं, इनके जैसे थोड़ी बोलेंगे। नारा नहीं लगाएंगे ये। समझ रहे हो आप? जी की भावना थी, उस भावना आप से हम सुनिए अपना इनका जीवन बयान। जिएंगे। जो राम भगवान थे, उनकी एक सोच थी, वो सबका आदर करते थे, वो नफरत किसी से नहीं करते थे। अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए। और मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, ये अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं। शाहरुख खान अब एक बिलियनियर बन चुके हैं। सही सुना आपने। कई न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुकी है, यानी कि कई सारे हॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि टॉम क्रूज से भी ज्यादा अमीर। रुपयों में कहा जाए तो ये करीब 12,400 करोड़ रुपए होता है। जानते हो कितना पैसा है ये? इसे इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। अगर इतने पैसे को सिर्फ बैंक में भी रखा गया है एक नॉमिनल 7% के इंटरेस्ट के साथ, ये साल के 870 करोड़ रुपए होता है सिर्फ इंटरेस्ट में। करीब 40% टैक्स काट दो तो बचते हैं लगभग साल के 500 करोड़ रुपए। क्या किया जा सकता है 500 करोड़ रुपए में? दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस की बेस्ट फर्स्ट क्लास सीट का प्राइस होता है करीब 10 लाख रुपए। अगर ये साल के हर एक दिन ऐसी फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स में ट्रैवल करें तो खर्चा आएगा सिर्फ 35-36 करोड़ रुपए का। दुनिया के सबसे महंगे होटल्स में, सबसे महंगे सूट्स में रुकने का प्राइस ये भी लगभग 10 लाख रुपए पर नाइट के बराबर है। अगर साल के हर एक दिन ये ऐसे होटल्स में भी स्टे करते हैं तो भी इसका खर्चा 35-36 करोड़ से ज्यादा नहीं है। लेकिन चीजों को थोड़ा एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। शायद कुछ लोग कहेंगे कि ये तो शाहरुख खान है, ये ऐसे होटलों में ऐसी फ्लाइट्स में क्यों ट्रैवल करेंगे, तो अपना एक प्राइवेट जेट खरीदेंगे। तो दोस्तों एक एवरेज प्राइवेट जेट को खरीदने और मेंटेन करने का जो खर्चा आता है वो करीब 200 करोड़ रुपए होता है साल का। इसके अलावा आप कह दो कि हर साल ये एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं दुनिया में कहीं पर, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। ये सब करने के बावजूद भी साल भर का खर्चा 400 करोड़ रुपए तक ही रहता है। इससे ज्यादा का तो इन्हें इंटरेस्ट ही मिल रहा है बैंक से 7% के रेट पर। यानी कि इस लेवल का अमीर बनने का मतलब है आप पैसे खर्च भी नहीं कर सकते अगर खर्च करना चाहो तो। अंधाधुंध पैसा खर्च करने के बाद भी अपनी ये नेटवर्थ लूज करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में मेरा शाहरुख खान से सवाल ये है, क्या इतने पैसे काफी नहीं है क्या? अगर काफी है तो क्या मजबूरी पड़ी कि पान मसाला जैसी हानिकारक चीज को आप अभी भी प्रमोट कर रहे हो? 2014 की इस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार आपको पान मसाला प्रमोट करने के साल के 10 से 20 करोड़ रुपए मिल रहे थे उस टाइम पर। मान लेते हैं आज 2025 में ये पान मसाला वाली कंपनीज आपको 10 गुना ज्यादा 100-200 करोड़ रुपए पे कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको इन एक्स्ट्रा 100-200 करोड़ रुपयों की सही में जरूरत भी है? सही में अपने अंदर झांक कर अपने आप से ऑनेस्टली ये सवाल पूछो, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? क्या कीजिएगा इस धनराशि का? और दूसरी तरफ सोचकर देखो, देश का टॉप एक्टर अगर ये हानिकारक चीजें प्रमोट करना बंद कर देगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका देश? अगर आप भी एग्री करते हो दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि शाहरुख खान तक पहुंचे। तो मेरे दोस्तों ये थी पूरी अपडेट जो हमने आपके सामने रखी है। यहाँ तक कि आपने देखा कि देश के कितने हालात कैसे चल रहे हैं, ट्रेनों के हालात कैसे हैं, लोग कितने तकलीफ से ट्रेवल कर रहे हैं, सारी चीजें हमने आपके सामने रखी है। और चुनाव के बारे में भी सारी चीजें अपडेट सब कुछ आपके सामने रख दिया है। बाकी दोस्तों इन सारी अपडेट्स पे आप क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करें, और ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे आप देश दुनिया से जो खबरें चल रही हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। बाकी दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें।